बीएससी निवेश मंथन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। बीएससी निवेश मंथन में आज हाउसिंग सेक्टर को लेकर केंद्र सरकार गंभीर। प्रधानमंत्री आवास योजना से बेघरों को मिलेगा घर। 2022 तक 2 करोड़ लोगों को घर देने का सरकार का लक्ष्य। केंद्र की स्मार्ट सिटी योजना से बदलेगी देश की तस्वीर। 100 स्मार्ट सिटी विकसित करने के लिए 48,000 करोड़ रुपए का प्रावधान। सरकार की अमृत यानी अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के तहत देश में बनेंगे 500 अमृत शहर। बीएससी निवेश मंथन में आज टेक्निकल एनालिसिस की करेंगे चर्चा। जानेंगे टेक्निकल एनालिसिस की जानकारी क्यों है जरूरी। बीएससी के 140 वर्ष पूरे होने पर बीएसएनएल के सीएमडी अनुपम श्रीवास्तव की क्या है राय। इससे उपभोक्ताओं का कुछ गलत नहीं होगा। केंद्र सरकार सभी को घर देने के मकसद से अलग अलग योजनाओं पर काम कर रही है। निवेश मंथन में बात सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना 2022 की। भारत में शहरी आबादी के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2022 के जरिए सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना सरकार का लक्ष्य है। 2022 तक भारत की आजादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए करीब 2 करोड़ भारतीयों को कम राशि पर पक्के घर देने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। हमारा दायित्व बनता है कि हमारे गरीब परिवारों को घर मिले। आजादी के 75 साल हो रहे हैं 2022 में। मैं मानता हूं आजादी के 75 साल जब हम मना रहे हैं तब हमारे भीतर एक आवाज उठनी चाहिए कि मेरे देश के अंदर कोई गरीब ऐसा ना हो कि जिसको फुटपाथ पर या झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर रहना पड़े। यह हम बदलेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के नियमों के मुताबिक इस योजना के जरिए कम आमदनी वाले परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराए जाएंगे। इनमें महिलाओं, अनुसूचित जाति से संबंधित लोग, अनुसूचित जनजाति से संबंधित लोग और आर्थिक रूप से कमजोर लोग शामिल हैं। वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग लोगों को भी मकानों के आवंटन में वरीयता हासिल होगी। इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए लाभार्थियों को पंजीकरण के समय उनकी मां या पत्नी का नाम बताना जरूरी होगा। शहरों में करीब करीब 2 करोड़ से ज्यादा परिवार, उनके लिए घर बनाने हैं। हमारी कोशिश ये है सिर्फ मकान देना यानी एक परिवार को जो कि बेघर है वो घर वाला बने इतना नहीं, उसको जीवन जीने की हैसियत देना। प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए इन लोगों को कई सुविधाएं देना तय किया गया है। केंद्र सरकार ने इन लाभार्थियों को घर खरीदने के लिए सब्सिडी देने की योजना बनाई है। सब्सिडी 1 लाख रुपए की राशि से 2,30,000 रुपए तक की तय की गई है। लाभार्थियों को आवास पर 6.5% की ब्याज पर सब्सिडी के तहत 15 साल के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा। इस योजना के लिए लोन पर ईएमआई का भुगतान भी एक न्यूनतम राशि तक किया जाना है। बुजुर्ग और विकलांग व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास स्कीम के तहत जमीन सतह वाले मकान यानी ग्राउंड फ्लोर के आवंटन में प्राथमिकता दी जाएगी। आवास के निर्माण की प्रक्रिया के दौरान पर्यावरण के अनुकूल और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाएगा। ये एक ऐसी योजना है जो कि देश के गरीब, देश के कमज़ोर तबकों, देश के आर्थिक रूप से अपने को असुरक्षित समझे जाने वाले तबकों के लिए है। किफायती आवास देने के लिए केंद्र सरकार के सामने काफी चुनौतियां हैं, लेकिन सरकार के लगातार प्रयासों से तस्वीर बदल रही है। केंद्र सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना सबके लिए आवास के तहत शहरी गरीबों के लिए आवास निर्माण की शुरुआत करने के लिए 9 राज्यों में 305 शहरों और कस्बों की पहचान की है। लगभग 2 करोड़ शहरी गरीबों को उनका खुद का आवास उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार अगले 6 साल में 2 लाख करोड़ रुपए की सहायता देगी। इन चुने हुए शहरों में से छत्तीसगढ़ में 36, गुजरात में 30, जम्मू कश्मीर में 19, झारखंड में 15, केरल में 15, मध्य प्रदेश में 74, ओडिशा में 42, राजस्थान में 40 और तेलंगाना में 34 शहर या कस्बे हैं। बहुत बड़ी योजना सरकार लेके आई है कि 2022 तक सबको घर मिलेगा। सरकारी डिपार्टमेंट, अथॉरिटीज, स्टेट गवर्नमेंट सब उसमें लगे हुए हैं उसको काम करने में। और एनबीसीसी एक पब्लिक सेक्टर होते हुए और खासकर बिल्डिंग का काम करते हुए उसमें बहुत बड़ी भागीदार है। ये योजना बहुत ही एक एम्बिशियस और एक ऐसी चीज़ है, जब ये पूरा होगी तो खाली ये लोगों को आवास नहीं मिलेगा, जिस तरह का एम्प्लॉयमेंट है, इकोनॉमी ग्रो करेगी, रियल एस्टेट मार्केट है, कंस्ट्रक्शन फील्ड है, अमेजिंग।
प्रधानमंत्री आवास योजना के अलावा केंद्र सरकार स्मार्ट सिटी परियोजना पर काम कर रही है। केंद्र सरकार की 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित करने की योजना है। पहली बार हिंदुस्तान में चैलेंज रूट के आधार पर स्मार्ट सिटी बनाने का निर्णय किया है। दुनिया के कई देशों ने यह प्रयोग किया है, कुछ पैरामीटर तय किए और जो शहर इस पैरामीटर को पूर्ति करेगा वो एंट्री पाएगा स्पर्धा में, फिर उसको दूसरी एग्जाम देनी पड़ेगी, उसको पार करेगा तो सिलेक्ट होगा। जब सिलेक्ट होगा तो फिर भारत सरकार, राज्य सरकार मिल करके उस शहर की ताकत में साथ जोड़ करके उसको स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में आगे बढ़ेगी। तंजावुर करीब 98 शहरों के नाम का चयन हो चुका है। स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल करने के लिए जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश से एक-एक शहरों की पहचान की जानी अभी बाकी है। सरकार ने स्मार्ट सिटी परियोजना के लिए 48,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और देश भर में 100 स्मार्ट सिटी विकसित करने के लिए उतनी ही राशि का योगदान संबंधित राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों से किए जाने की उम्मीद है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों मिलके वहाँ स्थानीय स्तर पर स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाएंगे और साथ ही साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा पीपीपी मॉडल के द्वारा इसको कार्यान्वित करना होगा। इसके लिए रिसोर्सेज के रूप में केंद्र सरकार हर एक शहर के लिए पहले साल 200 करोड़ देंगे और आगे एक 100 करोड़ देते रहेंगे और कुल मिला के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा ही ये काम पूरा सफल हो जाएगा। इसलिए मैं सबसे प्रार्थना कर रहा हूँ, इसमें प्रदेश सरकारों का, स्थानीय इकाइयों का भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। पहले चरण में 20 स्मार्ट सिटी और दूसरे चरण में शेष 80 स्मार्ट सिटी का निर्माण होगा। 4 स्मार्ट सिटी के शहरों की जनसंख्या 50 लाख से अधिक है। 98 शहरों में 24 राजधानियां शामिल हैं। स्मार्ट सिटी की लिस्ट में यूपी के 13 शहर, राजस्थान के 4 शहर, आंध्र प्रदेश, पंजाब और बिहार के 3-3 शहर, गुजरात के 6 शहर, महाराष्ट्र के 10 शहर, तमिलनाडु के 12 शहर, मध्य प्रदेश के 7, पश्चिम बंगाल के 4 शहर और कर्नाटक के 6 शहर शामिल हैं। स्मार्ट सिटी की लिस्ट में जिन राजधानियों को शामिल किया गया है उनमें मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, जयपुर, रांची, भुवनेश्वर, ईटानगर, शिमला, बेंगलुरु, चेन्नई, अहमदाबाद, ग्रेटर हैदराबाद, दमन, त्रिवेंद्रम, पुडुचेरी और गंगटोक शामिल हैं। स्मार्ट सिटी के लिए बेहतरीन बुनियादी सुविधाएं, तकनीक आधारित समाधान, ई गवर्नेंस पर जोर, ग्रीन एनर्जी, वेस्ट मैनेजमेंट, बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बेहतरीन आईटी कनेक्टिविटी और अफोर्डेबल हाउसिंग जैसे अहम पहलुओं पर फोकस किया जाएगा। शायद हिंदुस्तान में इतनी बड़ी मात्रा में कंसल्टेशन पहले कभी नहीं हुआ होगा। इतना कंसल्टेशन इस योजनाओं को चरितार्थ करने के लिए लगाया गया है। सभी प्रकार के स्टेक होल्डर्स को इसमें जोड़ा गया, उनसे पूछा गया, उनसे जानकारी ली गई है, उनकी समस्याओं को समझा गया है और उसको चरितार्थ करने का प्रयास किया है। फाइनेंशियल वर्ल्ड को भी, उनको भी विश्वास में लिया, बताइए भाई कैसे आप आगे आ सकते हो। जो रियल एस्टेट डेवलपर हैं उनको भी पूछा गया कि बताइए भाई कैसे आगे बढ़ सकते हैं। जो कानूनविद हैं कि जिसके कारण कानूनी समस्याएं ना आए, उनसे पूछा गया है। दुनिया में जो अच्छा हुआ है, जिन्होंने अच्छा किया है, उनको भी साथ जोड़ा गया है। इस क्षेत्र में जिन जिन की पहचान है दुनिया में, उन सब की सलाह ली गई है। इनके अलावा केंद्र सरकार की तरफ से अमृत योजना की शुरुआत की गई है। सरकार की अमृत यानी अटल मिशन फॉर रीजनोवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन योजना के तहत 500 अमृत शहर बनेंगे। अमृत योजना के तहत सरकार 5 साल के लिए 50,000 करोड़ रुपए का आवंटन करेगी। 1 लाख से ज्यादा की जनसंख्या वाले शहरों को अमृत शहर बनाया जाएगा। अमृत योजना के तहत राज्य सरकारों के पास ही स्कीम और प्लान बनाकर उसे लागू करने का जिम्मा होगा, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से सालाना लक्ष्य की समीक्षा कर फिर फंड दिया जाएगा। अमृत योजना के लिए राज्यों को प्रोजेक्ट लागत का 50% हिस्सा केंद्र सरकार से मिलेगा। हमारा विकास ऐसा नहीं हो सकता कि जो शहर और गांव के बीच में संघर्ष पैदा करे। हमारा विकास ऐसा होना चाहिए जो शहर और गांव एक दूसरे को पूरक होना चाहिए। जो अमृत योजना है, इसमें इन बातों पर बल दिया गया है।
कि हम इन बातों को कैसे करें, प्लान बे में आगे बढ़े, गरीबों को घर मिले, सामान्य मानवी को जीवन की सुविधाएं मिले। आगे देखिए, टेक्निकल एनालिसिस को समझना क्यों है जरूरी। बीएससी निवेश मंथन के पिछले एपिसोड में हमने जाना बेसिक ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस स्टॉक मार्केट के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे बेसिक ऑफ टेक्निकल एनालिसिस स्टॉक मार्केट की। दरअसल शेयर ट्रेडिंग में भावों के उतार चढ़ाव को समझना ही सबसे बड़ी चुनौती होती है। ट्रेडर को मुनाफा कमाने में उसका अनुभव काम देता है और टेक्निकल एनालिसिस इसमें आपकी मदद करता है। शेयर बाजार में भावों की भाषा की समझ होना जरूरी है, क्योंकि शेयर के भावों से ही उसका पिछला रिकॉर्ड, वर्तमान स्थिति और भविष्य का पता चलता है। शेयर के भाव की जानकारी के लिए टेक्निकल एनालिसिस बेहद अहम जरिया है। स्टॉक को एनालिसिस करने के दो ही तरीके हैं सिर्फ। पहले तरीका फंडामेंटल जिसको बोलते हैं, उसमें हम लोग स्टॉक के बारे में सब पता करते हैं, उसका बैलेंस शीट क्या है, कंपनी कैसी है, कंपनी का मालिक कौन है, हर चीज़ के बारे में। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस के अंदर इन चीज़ों को नहीं देखा जाता। उसको कोई लेना देना नहीं है कि कंपनी का कौन मालिक है, क्या कर रही है कंपनी। वहाँ पे हम सिर्फ भाव देखते हैं कि उस स्टॉक का रेट जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, उस प्राइस की हिस्ट्री क्या रही है पीछे, और उसकी हिस्ट्री के बेस पे आगे उसके प्राइस की क्या होने की संभावना है। इसको कहा जाता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस का अर्थ है किसी स्टॉक के मार्केट डाटा का सूक्ष्म अध्ययन करके उसकी संभावित कीमत का अनुमान लगाना। इसमें मुख्य रूप से दो बातों पर गौर किया जाता है, भाव और ट्रेडिंग की मात्रा यानी वॉल्यूम पर। दूसरे शब्दों में कहें तो टेक्निकल एनालिसिस के तहत देखा जाता है कि किसी खास समय अवधि में किसी स्टॉक की कीमत में कितना उतार चढ़ाव आया। इस अवधि में उसकी ट्रेड की गई संख्या में क्या कभी कोई बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अगर किसी स्टॉक में औसतन रोजाना 50,000 शेयर ट्रेड होते हैं और अगर किसी एक दिन अचानक इनकी तादाद बढ़कर 1,20,000 हो जाए तो इसका मतलब है कि जरूर उस स्टॉक में कोई हलचल मची है। इसको अगर मैं उदाहरण से समझाऊं आपको, तो जैसे मौसम की जानकारी लेते हैं हम लोग, मौसम की जानकारी भी उसी बेस पे ही ली जाती है। वरना मौसम की जानकारी जो देने वाले लोग हैं वो आपको कैसे बता पाते हैं कि बारिश इस दिन आ जाएगी, इस दिन ज़्यादा आएगी, इस दिन आंधी आएगी, इस दिन तूफान आएगा। इसी बेस पे बता पाते हैं कि उनके पास में एक साइंस है। वो देखते हैं कि पीछे हिस्ट्री में किस तरह के पैटर्न बने थे बादलों के, उसको देखकर वो एनालिसिस करते हैं कि उस समय क्या हुआ था। अगर उस समय उन तरह के काम होने के बाद, पैटर्न बनने के बाद अगर बारिश आई थी, तो आज भी अगर वही हो रहा है तो बारिश आएगी। एग्जैक्टली सेम स्टॉक मार्केट में होता है। यहां भी टेक्निकल एनालिसिस का सेम रूल है। कोई भी स्टॉक जब भी काम कर रहा होता है, उसका भाव ऊपर नीचे जाता है, फ्लक्चुएट करता है। उसमें एक खास तरह के पैटर्न बनते हैं। उस पैटर्न बनने के बाद उनका क्या असर हुआ था, उसको हम हिस्ट्री में वॉच करते हैं। उसके बाद आज अगर उसी तरह का किसी स्टॉक में हो रहा है तो उसका रिजल्ट भी वही निकलने वाला है, ये हम मान के चलते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस जो है वो ये मान के चलता है कि हिस्ट्री के अंदर अगर कुछ हुआ है और उसका रिजल्ट ये निकला था, तो आज अगर वो हो रहा है तो उसका रिजल्ट भी वही निकलेगा। टेक्निकल एनालिसिस में मुख्य रूप से कुछ विशेष टूल्स और तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इन विशेष साधनों में से एक है चार्ट का अध्ययन। चार्ट के जरिए टेक्निकल एनालिसिस करने वाला ट्रेडर दो अहम चीजों पर ध्यान देता है। पहला प्राइस मूवमेंट और दूसरा शेयर का ट्रेड। टेक्निकल एनालिसिस में काम आने वाले चार्ट पैटर्न भी कई तरह के होते हैं, जैसे हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप या बॉटम। कि जब चार्ट हमारे सामने होता है उसमें बहुत सारे तरीके के पैटर्न बनते हैं। वो पैटर्न कभी हिस्ट्री में कहीं हुए हैं,
उस पैटर्न की बेस पे हम जो है ये डिसीजन निकालते हैं क्या हो सकता है। उन पैटर्न के बहुत सारे नाम है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, बहुत सारे नाम है, ट्राइंगल्स है। स्टॉक प्राइस ट्रेंड की जानकारी होना भी जरूरी है। अगर कोई शेयर आपके द्वारा निर्धारित कीमत से 2% गिर भी जाता है तो मुमकिन है कि वो अप ट्रेंड हो, यानी उसमें मुनाफा वसूली या किसी और वजह से थोड़े वक्त के लिए करेक्शन आया हो, लेकिन वो जल्द ही फिर से रफ्तार पकड़ सकता है। टेक्निकल एनालिसिस के जरिए हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि किस सीमा के बाद कोई शेयर अपनी दिशा बदल सकता है। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड क्या है, आइए एक्सपर्ट से समझते हैं। चार्ट में 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। एक तो स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, दूसरा स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है और तीसरा स्टॉक खड़ा हुआ है। ऊपर की तरफ जो जा रहा है उसको अप ट्रेंड बोलते हैं, नीचे की तरफ जो आ रहा है उसको डाउन ट्रेंड बोलते हैं, और जो खड़ा हुआ है, जो कहीं नहीं जा रहा है एक्चुअली, उसको हम साइडवेज ट्रेंड बोलते हैं। साइडवेज ट्रेंड जो होता है उसमें स्टॉक एक रेंज में काम करता है, एक दायरे में, ऊपर भी और नीचे भी। अप ट्रेंड के अंदर जो स्टॉक होता है वो हर बार सीढ़ी दर सीढ़ी अपने भाव को ऊपर की तरफ चलता है। अप ट्रेंड के अंदर ये नहीं होता कि सीधी लकीर में ऊपर जाएगा स्टॉक, लेकिन वो ऊपर जाता है, थोड़ा नीचे गिरता है, फिर ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे गिरता है, तो सीढ़ी दर सीढ़ी वो ऊपर की तरफ चलता है। उसके जो उल्टा नीचे की तरफ जब उतरता है तब भी सीढ़ी दर सीढ़ी उतरता है, सीधा नहीं उतरता है। वो उतरेगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर उतरेगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर उतरेगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा। तो ये 3 तरह के ट्रेंड देखकर हम एनालिसिस करते हैं कि ये स्टॉक वो किस तरह की मूवमेंट में है, उसी हिसाब से उसमें डिसीजन लिए जाते हैं। कई बार ट्रेडर के स्टॉक लेने पर भाव गिर जाता है और बेचने के बाद स्टॉक का भाव बढ़ जाता है। आप इससे बच सकते हैं। इसके लिए आप स्टॉक के ट्रेंड को सही तरीके से समझें। जैसे आपको बताया मैंने कि स्टॉक जब भी ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ आएगा वो सीढ़ी दर सीढ़ी जाएगा, सीधी चाल में नहीं जाएगा, कभी भी सीधा ऊपर या सीधा नीचे नहीं जाएगा। तो सीढ़ी दर सीढ़ी में जब वो ऊपर जाके नीचे आता है तो वो ट्रेडर घबरा जाता है, वो उसमें बाहर निकल जाता है, और जैसे ही वो बाहर निकलता है वैसे ही वो स्टॉक फिर अपनी चाल पकड़ लेता है जो उसकी पहले की चाल थी। तो उसको ये समझ में नहीं आता कि मैंने अभी बेचा और ये स्टॉक ऊपर चला गया, जबकि वो ऊपर ही जा रहा था, वो बीच में हल्की सी करेक्शन थी। ऐसे ही जब भी स्टॉक ऊपर जाता है उसके बाद में वो स्टॉक का एक बार ऊपर जाने के बाद कहीं ना कहीं उसका ट्रेंड चेंज होता है। अब जब ट्रेंड चेंज हो जाएगा उसके बाद वो स्टॉक को लेता है, जैसे ही वो स्टॉक को लिया वैसे स्टॉक गिर गया, फिर स्टॉक गिर गया। तो उसको ये समझ नहीं आता है कि जब मैं लेता हूं तो गिर जाता है, जैसे ही मैंने बेचा स्टॉक बढ़ गया, क्योंकि उसके लेने की जगह और बेचने की जगह गलत होती है। एक्चुअली उसको ये बात समझनी होगी कि स्टॉक का ट्रेंड क्या है। स्टॉक का ट्रेंड अगर ऊपर का है तो आपको हर गिरावट पे खरीदना है। स्टॉक का ट्रेंड अगर नीचे का है तो आपको हर बाउंस, जिसको बोलते हैं उछाल, के ऊपर बेचना है आपको। असल में ये दोनों चीज़ों का अगर आपको पता है तो आप स्टॉक मार्केट के ये छोटे मोटे जो आते हैं लॉस, इसको नहीं लेंगे। आगे देखिए, बीएसई के 140 वर्ष पूरे होने पर बीएसएनएल के सीएमडी अनुपम श्रीवास्तव की क्या है राय? इससे उपभोक्ताओं का कुछ गलत नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबको बीएसई द्वारा 140 वर्ष पूर्ण करने के उपलक्ष्य में आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। जैसा कि सभी जानते हैं कि बीएसई एशिया का एक सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। तो इस तरह से बीएसई और बीएसएनएल लगभग समकक्ष आ जाते हैं, क्योंकि भारत संचार निगम लिमिटेड की जो एक्टिविटी है वो भी 1850-1860 के आसपास शुरू हुई थी। तो बीएसई और भारत संचार निगम लिमिटेड एक तरह से समकक्ष इस लिहाज से आ जाते हैं। और
बीएसई एक सबसे बड़ी बात जो मुझे नज़र आती है बीएसई में कि वो निवेशकों को उचित सलाह देता है और निवेशकों को ऐसी जगह निवेश करने से रोकता है जहां पर कुछ उसको हानि होने की संभावना रहे। तो बड़ा ही ट्रांसपेरेंट बीएसई है। देश के कोने कोने से बीएसई में लोग लिंक होते हैं और उससे पूंजी निवेश करते हैं। जितनी कंपनी है वो भी अपना पूंजी उसमें बनाती हैं। तो इस तरह से बीएसई एक बहुत महत्वपूर्ण रोल भारत के आर्थिक विकास में दे रहा है अपना सहयोग। और साथ ही अगर हम देखें तो बीएसई ने हाल ही में अपना इंटरनेट के उपयोग से भी काफ़ी तरक्की की है और ऐसा मुझे बताया गया कि लगभग 6 माइक्रोसेकंड के अंदर एक ट्रांजैक्शन पूरा हो जाता है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। शायद ही कोई ऐसा स्टॉक एक्सचेंज हो जिसमें 6 माइक्रोसेकंड के अंदर एक ट्रांजैक्शन पूरा हो जाता हो। और भारत संचार निगम लिमिटेड की जो गतिविधियां हैं, जैसे डिजिटल इंडिया के तौर पर हम जिस तरह से विकास कर रहे हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर डिजिटल इंडिया देश के कोने कोने पर इंटरनेट को लेके जाएगा तो बीएसई और डिजिटल इंडिया आपस में एक दूसरे को का पूरक सिद्ध होंगे और देश के विकास में, देश के आर्थिक विकास में एक दूसरे को सहयोग देंगे। देखिए, व्यक्तिगत रूप से तो मैं यही कह सकता हूं कि बीएसई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए जो निवेशकों का जो निवेश है सुरक्षित रहता है, ट्रांसपेरेंट रहता है और बड़ी तेज़ गति से उनका जो ट्रांजैक्शन है वो पूरा होता है। और बीएसई को देख के मेरा ऐसा मानना है कि निवेशकों के दिल में एक आस्था का और एक ऐसा भाव आता है कि इससे कुछ गलत नहीं हो सकता। तो जो बीएसई ने अपना नाम इस ओर बनाया है कि इससे उपभोक्ताओं का कुछ गलत नहीं होगा, ये एक सबसे बड़ा बीएसई का प्लस पॉइंट है, बीएसई का यूएसपी है, इसको आप कह सकते हैं। बीएसई निवेश मंथन एक मंच है। इस कार्यक्रम के जरिए अगर आपके मन में किसी तरह का कोई सवाल है तो आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर भी सवाल कर सकते हैं। हमारा फेसबुक अकाउंट है बीएसई इंडिया। इसके साथ साथ जो लोग ट्विटर पर एक्टिव हैं वो हमें @BSC India पर अपने सवाल भेज सकते हैं। बीएसई के तमाम वीडियो और अन्य कार्यक्रमों को देखने के लिए आप YouTube के बीएसई इंडिया अकाउंट पर भी देख सकते हैं। बीएसई निवेश मंथन में आप हमें बीएसई इन्वेस्टर प्रोटेक्शन हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 020-227-28097। हमारे एक्सपर्ट्स आपके हर सवाल का जवाब देंगे। बीएसई इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड के लिए न्यूज रूम मीडिया की प्रस्तुति।